जय श्री राम दोस्तों हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं और भारत के इतिहास में हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर के बारे में हमने पढ़ा और बाबर के बारे में हमने बाबर किस प्रकार से फरगना का शासक बना और फरगना से उसने पंजाब को जीता, धीरे धीरे करते हुए 19 से 25 के बीच आपके पंजाब को जीता। 19 से 25, 1519 से 1525 के बीच। उसके बाद पानीपत का युद्ध लड़ लिया 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के युद्ध के बाद क्या हुआ कि अब बाबर बन गया दिल्ली और आगरा का मालिक, यानी उसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। लेकिन इसी समय दोस्तों बाबर दिल्ली में है, इब्राहिम हार चुका है, इब्राहिम लोदी हार चुका है। इब्राहिम को हरा करके बाबर को कोई खास बड़ी सफलता नहीं मिली। वो भले ही से संस्थापक बन गया, मुगल राजवंश उसने दिल्ली पर स्थापित भी कर दिया, लेकिन उसका मुगल राजवंश जो उसका तख्त था, जो उसका गद्दी थी उसकी, वो अभी भी क्या था, वो अभी भी खतरे में था। क्यों खतरे में था? क्योंकि आप देखते हैं कि ये अगर हमारा हिंदुस्तान है और यहां पर आपका दिल्ली है, तो दिल्ली के जस्ट बगल में ही क्या है आपका राजस्थान। और राजस्थान में उस समय एक महान हिंदू शासक था, नाम था उनका राणा सांगा। महाराणा सांगा ने भी आपके इब्राहिम लोदी को ऑलरेडी हरा दिया था खातौली के युद्ध में। तो दोस्तों जब खातौली के युद्ध और आपके बाड़ी के युद्ध, यानी जो धौलपुर में बाड़ी में युद्ध हुआ था, इन दो युद्धों में एक व्यक्ति हार गया, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। उसी हारे हुए इब्राहिम लोदी को अगर बाबर ने आके हरा दिया तो कौन सी कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली? नहीं की। अब बड़ी सफलता बाबर को कैसे मिले? तो उसे लड़ना पड़ेगा उसी हिंदू शासक से जिस हिंदू शासक महाराणा सांगा ने आपके इब्राहिम लोदी को हराया। अब बाबर के सामने समस्या यह है कि अगर उसे अपना तख्तो ताज बचा के रखना है तो राणा सांगा से तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो बाबर चल दिया राणा सांगा से युद्ध करने और दिल्ली से चल करके आ गया राजस्थान। और राजस्थान में जो देखिए ऐसे ही नहीं कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। आप कहेंगे ना, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं या राजस्थान का जीके पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। क्यों? और कहीं से क्या राजस्थान में प्रवेश नहीं होता है। लेकिन राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को इसीलिए कहा जाता है कि भरतपुर में एक जगह थी बयाना, और इस बयाना पर ही पहली बार बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? युद्ध हुआ था, घमासान हुआ था। और बयाना में राणा सांगा ने बाबर की सेना को जिस तरह से हराया है, जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उस युद्ध के बारे में बताया जाता है कि वहां पर हारने के बाद बाबर की जो सेना थी उसके हौसले इस कद तक पस्त हो चुके थे कि उन्होंने ये समझ लिया था कि अब हम इस व्यक्ति से नहीं जीत सकते। जब बयाना हारने के बाद खानवा के मैदान में बाबर फिर से राणा सांगा से लड़ने के लिए जा रहा था, तो बाबर ने अपनी सेना से कहा कि मुझे आप लोगों की जरूरत है। तब सेना ने मना कर दिया कि नहीं, हमें उस शेर के मुंह में नहीं जाना है, जहां अगर चले गए तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बाबर ने उस समय अपनी जो सेना थी उसको एक नारा दिया, और वो नारा था दोस्तों जिहाद का। और आप सब जानते हैं कि जहां धर्म और राष्ट्र की बात आ जाती है वहां पर आप अपना सब कुछ लुटाने को भी तैयार हो जाते हैं। तो उसी समय जब जिहाद का नारा दे दिया बाबर ने, और कुछ आर्थिक प्रलोभन भी दिए अपनी सेना को, जो वो एक कर लगा के रखा था तमगा नाम का व्यापारी कर, उसे बाबर ने हटाया। और साथ में ये वचन दिया कि अब वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, तो उसने शराब छोड़ी। और शराब छोड़ने के अलावा बाबर ने शराब के प्यालों को तोड़ा। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई उस समय, कई सारे ऐसे कार्य आपके बाबर ने किए। तो उन कार्यों के फलस्वरूप ही खानवा के युद्ध में फिर से बाबर की सेना गई। वहां पर उसने तोपखाने और तुलुगुमा पद्धति का क्या है उपयोग किया, और उसी के कारण, और चूंकि राणा सांगा के भी कुछ सामंतों ने उसके साथ विश्वासघात किया था, तो राणा सांगा की क्या हुई, हार हो गई, और उनको अंत में उन्हीं के सामंतों ने जहर देकर मार डाला।
खानवा के युद्ध के बाद ही आपके बाबर का असलियत में दिल्ली आगरा की गद्दी पर क्या हुआ, अधिकार हुआ। तो दोस्तों आज हम उस पानीपत का युद्ध जो हमने कल तक पढ़ा था उससे आगे की कहानी शुरू करेंगे। आज उससे हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले युद्ध हो गया आपके किसका, पानीपत का। अब पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद राणा सांगा, देखिए बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है ये राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा के दूत किससे मिले थे, बाबर से मिले थे। बाबर ने बताया था ना राणा सांगा के दूत, दौलत खान लोधी के दूत, ये किससे मिले थे, राणा सांगा से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब ये जो लोग राणा सांगा से मिले तो कहता है, सॉरी बाबर से मिले, तो बाबर अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी जो बाबरनामा है उसकी, उसमें लिखता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ मुझे सहायता देने का वचन दिया था और उस वचन को पूरा नहीं किया। अब मैं इस बात से आहत हुआ हूं और मैं राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करूंगा। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, अब ये बात बाबर ने लिखी है लेकिन बाबर के अलावा किसी अन्य ने नहीं लिखी है, तो हम इस बात को सत्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि और भी तो कोई स्रोत होना चाहिए ना जो इस बात को बताएगा। तो आप इस केवल एक स्रोत के तौर पर आप राणा सांगा की वीरता और उनकी जो निष्ठावादिता है उस पर आप शक नहीं कर सकते। तो अब बाबर ने कहा कि अब मुझे राणा सांगा से युद्ध करना पड़ेगा। करना तो उसे वैसे भी था, क्योंकि अगर दिल्ली के ताज को बचाए रखना था, दिल्ली की गद्दी पर शासन करना था, तो राणा सांगा को हराना जरूरी था, क्योंकि राणा सांगा की नजर भी कहां थी, दिल्ली की गद्दी पर थी। तो आइए अब बात कर लेते हैं पानीपत जीतने के बाद आपके फरवरी 1527 1927 नहीं, फरवरी 1527 में बयाना, और बयाना कहां है, भरतपुर में। कहां है दोस्तों, भरतपुर में बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध हुआ किसके खिलाफ हुआ, राणा सांगा के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ दोस्तों, राणा सांगा के खिलाफ। अब ये युद्ध राणा सांगा के खिलाफ हुआ और राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बहुत बुरी तरह से हराया, बहुत बुरी तरह से हराया। तो दोस्तों यहां लिखते हैं हम, सांगा की सेना ने बाबर की सेना को, सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। बाबर की सेना को, यहां भी ने रह गया, बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन फिर वही गलती कर दी, बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और एक बार फिर से हिंदुस्तान में वही गलती हो गई जो आपके पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में की थी। वही गलती फरवरी 1527 में आपके राणा सांगा ने कर दी। बाबर को हरा दिया लेकिन फिर भी किसी और जगह अधिकार नहीं किया, उनको दिल्ली में ही रहने दिया। अब फरवरी 1527 में बुरी तरह जब हार गया तो इसमें हारने के बाद एक और युद्ध होता है आपके, कौन सा युद्ध होगा, आपके खानवा का युद्ध। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, खानवा का युद्ध। अब युद्ध हुआ दोस्तों खानवा का। खानवा का कब हुआ, आपके 15 मार्च 1527 को, 15 मार्च 1527। अब ये युद्ध हुआ खानवा का, ये भी किसके खिलाफ, वही राणा सांगा, राणा सांगा। अब इस युद्ध से पहले मैंने जो बताया ना आपको, बाबर ने कहा कि हमें लड़ना है, तो सेना ने मना कर दिया क्योंकि सेना क्या है, बुरी तरह से टूट चुकी थी। तो इस युद्ध से पहले बाबर ने क्या है, युद्ध से पूर्व बाबर ने, युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने कौन सा नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। जिहाद किसको कहते हैं, धर्म युद्ध को। बाबर ने समझा दिया अपने सैनिकों को कि यह युद्ध कोई दिल्ली की गद्दी पाने के लिए नहीं है, यह एक हिंदू शासक के खिलाफ युद्ध है और यह हमारे इस्लाम को बचाने के लिए युद्ध है, हमारे धर्म को बचाने के लिए युद्ध है। तो जिहाद का क्या दिया दोस्तों, नारा दिया, जिहाद का नारा दिया।
जिहाद के नारे के साथ ये लोग तैयार हो गए। इसके साथ जिहाद का नारा दिया, जिहाद के नारे के साथ तमगा नामक व्यापारी कर हटाया। तमगा नामक, जो बाबर अपनी प्रजा से लेता था, तमगा नामक क्या है, व्यापारी कर हटाया। व्यापारी कर हटाया। इसके अलावा इसने शराब पीना छोड़ा और शराब के प्याले सब तोड़ दिए। तो अब क्या होता है, ये युद्ध से पहले बाबर ने ये सब कर दिया, जिहाद का नारा दे दिया और तमगा नामक व्यापारी कर हटा दिया। तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने व तुलुगुमा युद्ध पद्धति जो होती थी ना इनकी, तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करके राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा को हरा दिया। अब सांगा क्या करता है कि सांगा यहां से नहीं जाते हैं, सांगा खानवा में ही रुकते हैं। कहते हैं मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सांगा जो राजपूत रह गए, और राजपूत शासकों का आपने देखा है दोस्तों कि राजपूत शासक भी रघुवंशी तरह ही होते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अपनी आन बान शान के लिए लड़ते थे। आपने देखा कि रावल रतन सिंह की पत्नी, जो मैंने बताया था इन्हीं के वंश में थे, रावल रतन सिंह थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को देने की बजाय अलाउद्दीन से सर कटवाना उचित समझा था। तो राणा सांगा को हरा दिया। अब राणा सांगा के सामंतों ने विष देकर उनकी हत्या कर दी। क्योंकि देखिए इनके सामंत थे जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, सांगा जा रहे नहीं थे, तो उन्होंने क्या है, सामंतों ने सांगा को क्या दिया है, विष देकर उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या कर दी। अब और चीजें तो आपको मैंने राजस्थान के इतिहास में बताई हैं कि राणा सांगा की हत्या हो गई, उसके बाद क्या हुआ है, उनकी भीलवाड़ा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई या उनकी हत्या कर दी। एक तरीके से विष दिया तो हत्या करना ही होता है दोस्तों। उसके बाद मांडलगढ़ में उनकी क्या है, आपके समाधि भी बना दी गई है। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हुई। ये सब हो गया। अब राणा सांगा के सामंतों ने उनकी विष देकर हत्या कर दी और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। बाबर ने जीत के बाद गाजी की उपाधि ली। क्या ली? गाजी की उपाधि ली। गाजी की उपाधि ली। क्या ली? गाजी की उपाधि। देखिए एक युद्ध भरतपुर में हो गया, बयाना में। दूसरा कहां हुआ है? खानवा में। ये भी कहां है आपके? वही भरतपुर में ही है। खानवा भी कहां है दोस्तों? भरतपुर में। और भरतपुर में भी कहां है? रूपबास में। दोनों जगह, ये जगह है इसकी फैक्ट, रूपबास भरतपुर। क्या है? रूपबास भरतपुर। बाकी सामान्यतः ऐसे नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछते हैं खानवा का युद्ध। ये प्रश्न पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में बयाना और भरतपुर को बयाना और आपके खानवा को लेकर के। तो चाहिए आप इसकी क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था ना, इसमें राणा सांगा के झंडे के नीचे, या कहें कि राणा सांगा के ध्वज के तले अनेकों हिंदू शासक लड़ रहे थे और साथ में 2 मुस्लिम शासक भी लड़ रहे थे। हिंदू शासकों में आपके मेदिनी राय थे चंदेरी के, उसके अलावा पृथ्वीराज आमेर के, कुंवर मालदेव जो थे आपके वो मारवाड़ के, झाला अज्जा जो काठियावाड़ के थे, जिन्होंने राणा सांगा के छत्र और चंवर को धारण करके युद्ध किया था। साथ में हसन खां मेवाती और महमूद लोधी, उनके अलावा अखेराज सोनगरा, कुंवर कल्याण मल। तो ये सब क्या थे? इनके झंडे के नीचे क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। किससे? बाबर से। क्योंकि राणा सांगा के लिए कर्नल टोड ने भी ये बात लिखी है कि राणा सांगा के पास 7 तो उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा राणा सांगा की सेना में रहा करते थे। राणा सांगा की सेना में रहा करते थे, यानी उनके लिए युद्ध करने को हमेशा तत्पर रहा करते थे। इसके अलावा आपके जो वीर विनोद के लेखक हैं कवि श्यामल दास, उन्होंने भी कहा है कि राणा सांगा का जो ये हार हुई खानवा के युद्ध में, वो उनके सामंत सिलहदी तंवर का विश्वासघात है।
क्या है, सिलहदी तंवर का विश्वासघात है। तो हम देख लेते हैं, श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास के अनुसार, और श्यामल दास कहां लिखेंगे, वीर विनोद में। जो राणा की हार है ना वो क्या है, राय सिंह के सामन सिलहदी तंवर का विश्वासघात। राणा की हार का कारण राय सिंह के सामंत सिलहदी तंवर का विश्वासघात था। सिलहदी तंवर का विश्वासघात था। ये किसने बताया, ये बताया आपके वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने बताया। अब दोस्तों एक व्यक्ति है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा कि बाबर और सांगा की सेना का अनुपात 1:2 था। बाबर और सांगा की सेना का अनुपात 1:2 था। ये तो किसने कहा, आपके आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। और जो आपके लेनपुल है, स्मिथ है, इन्होंने बताया है, लेनपुल, स्मिथ और एल्फिंस्टन के अनुसार जो अनुपात था वो कितना था, 1:10 था। कैसे, वो हम देख लेते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर बाबर की सेना में 1 सैनिक था तो सांगा के पास 2 थे, लेकिन ये जो 3 यूरोपीय इतिहासकार हैं, लेनपुल, स्मिथ और एल्फिंस्टन, ये क्या कहते हैं कि अगर बाबर के पास 1 था तो सांगा के पास 10 सैनिक थे। इन्होंने सांगा की सेना को इतने बड़े बनाया है। अब इसके बाद आपके एक युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध, क्योंकि चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय, उसी से युद्ध हो गया। किसका हो गया, बाबर का। तो चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, जून में हुआ। कब हुआ, सॉरी, जनवरी 1528 में। जनवरी 1528 में एक युद्ध होता है दोस्तों, चंदेरी का, मेदिनी राय के खिलाफ। ये युद्ध बाबर आराम से जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध में बाबर ने जो कार्य किया था ना, उसी के कारण ये युद्ध हमें आज पढ़ना पड़ रहा है। क्या कार्य किया था, तो हार तो कौन गया दोस्तों, मेदिनी राय की हार। मेदिनी राय की हार हुई तो राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। ये तो आप सभी जानते हैं, राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। यहां पे क्या किया बाबर ने, खतरनाक काम कि पकड़े गए राजपूतों के सिर कटवाकर उनकी क्या है, सिरों की क्या है, मीनार बनवा दी। उनके सिरों से एक मीनार ही बनवा दी, मीनार बनवाई। इतने राजपूत सैनिक पकड़े कि उनके सिर रख करके एक पूरी क्या है, मीनार बनवा दी। किसने, बाबर ने। यानी ये इतने खतरनाक और इतने आक्रांता शासक रहे। श्यामल दास ने राणा की हार का कारण बता ही दिया है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, लेनपुल, स्मिथ और एल्फिंस्टन ने इनकी सेना का अनुपात बताया। फिर हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में आपका जो बाबर है वो जीत गया और उसने राजपूतों के सिरों की क्या है, मीनारें बनवाई। क्या बनवाई दोस्तों, मीनारें बनवाई। अब यहां पर आपके चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद बाबर का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। किसके खिलाफ, महमूद लोधी के खिलाफ घाघरा का युद्ध हुआ। और घाघरा का युद्ध इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जो धरती के साथ साथ पानी पर भी लड़ा गया था। मतलब जमीन पर तो लड़ा ही गया, साथ में कहां लड़ा गया था दोस्तों, ये युद्ध पानी पर भी लड़ा गया था।
तो आइए देख लेते हैं हम घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा का युद्ध, घाघरा क्या है, नदी है ना, कब हुआ, 1529 में। किसके खिलाफ, महमूद लोदी के खिलाफ। महमूद लोदी। अब ये महमूद लोदी है ना, इसके नेतृत्व में जौनपुर और बिहार के क्या आए थे, कुछ अफगान आए थे, के नेतृत्व में जौनपुर याद रख लेना अच्छे से, आगे काम आएगा। जब शेरशाह पढ़ेंगे तो शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, जौनपुर में हुई थी। वो जरूर प्रश्न पूछा गया और आरएस के पेपर में पूछा गया, इतना आसान नहीं है। जौनपुर और बिहार के अफगानों को हराया। जौनपुर और बिहार के अफगानों को हराया। इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था ये, मध्यकाल का पहला ऐसा युद्ध जो क्या है, पहला ऐसा युद्ध था ये मध्यकाल का, जो धरती के साथ साथ यानी जमीन के साथ साथ जल पर भी लड़ा गया। जमीन के साथ साथ जल पर भी लड़ा गया। कहां पर, जल पर भी लड़ा गया। कौन सा युद्ध, यानी इस युद्ध में नदी के पानी में भी क्या है, युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब इसी युद्ध के समय क्या है, काबुल में क्या है, विद्रोह हो गया। जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था तो काबुल में क्या है, विद्रोह हो गया। तो अब बाबर तुरंत संधि करके कहां चला गया, काबुल जाने को तैयार हो गया। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई। रास्ते में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई। तो हम लिखते हैं, युद्ध के समय काबुल में हुए विद्रोह के कारण काबुल जाते समय, यहां पर तो इसने संधि करी, महमूद लोदी से तेरे को तो आके देख लूंगा। काबुल जाते समय रास्ते में क्या है, बाबर की मृत्यु हो गई। रास्ते में बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों। अब बाबर की जब मृत्यु हो गई 1530 में हुई, बाबर की मृत्यु कहां हुई, 1530 में हुई। अब बाबर के द्वारा एक बाग बनाया गया था, नूर अफगान बाग। तो बाबर द्वारा निर्मित नूर अफगान बाग में दफनाया गया। आपके बाबर को जब मृत्यु हुई तो बाबर ने एक नूर अफगान नाम का बाग बनवाया था, उसमें इसको दफनाया गया। और बाद में बाबर द्वारा निर्धारित या चिन्हित जो स्थान था, बाबर ने निश्चित किया था, स्थान पर पुनः दफनाया गया। वो स्थान कहाँ था आपका, काबुल में ही था। बाबर चाहता था कि उसे मरने के बाद काबुल में ही दफनाया जाए, तो बाबर को क्या है, काबुल में ही दफनाया गया। ठीक है, ये हो गई घाघरा के युद्ध की बात। अब बाबर मर भी चुका है, बाबर के बारे में 2-4 बातें और हैं, वो हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एक बार बाबर के बारे में कि देखिए बाबर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम है, पुस्तक का नाम है बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी। जो किस बात, देखिए इस पुस्तक के बारे में यही प्रश्न पूछा जाता है कि तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो बाबर की आत्मकथा, पुस्तक का नाम क्या है, तुजुक-ए बाबरी।
बाबर की पुस्तक का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। भाषा कौन सी है? चकदई तुर्की भाषा। मतलब अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि तुर्की, फारसी, कोई सी भाषा, तो तुर्की आंसर देंगे। और अगर नहीं पूछता है, अगर तुर्की भाषा में भी पूछ ले कि अगर नाम लगा के, तो आप चकदई तुर्की भाषा ही इसका आंसर देंगे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये तो आपको देखना है। शायद आरएएस 2016 के पेपर में भी ये प्रश्न आया था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब अगली बात है, ये जो आपकी बाबर की आत्मकथा है ना, इस बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में देखिए ये इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें बाबर क्या करता है, भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, इन सब बातों की जानकारी देता है। भारत के शहंशाहों, भारत के राजा जो हैं, इनके बारे में भी इसी पुस्तक में बताता है कि भारत में एक मेवाड़ में राणा सांगा है, एक दक्षिण में कृष्णदेव राय है जो मुख्य शासक है, और इसने इसमें कृष्णदेव राय को सर्वाधिक क्या बताया, वैभवशाली शासक बताया। साथ में इसने भारतीय जो स्थापत्य कला है उसकी कड़ी निंदा की है, उसकी घोर आलोचना की है कि भारतीय स्थापत्य कला अत्यंत ही खराब है। लेकिन देखिए ये इसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी थिंकिंग अप्रोच है, इसका थॉट प्रोसेस है बाबर का। उसमें भी ये ग्वालियर के महलों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, तुजुक-ए बाबरी के बारे में। तुजुक-ए बाबरी में क्या करता है, ये भारत की भौगोलिक, राजनैतिक व सामाजिक जानकारी देता है। ठीक है। इसके अलावा दो हिंदू शासक कौन कौन से हैं? राणा सांगा व कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की जानकारी, इसको बताया है सर्वाधिक वैभवशाली शासक हिंदुस्तान का। ठीक है। इसके अलावा भारतीय स्थापत्य की निंदा, भारतीय स्थापत्य की निंदा किसने की है? बाबर ने। लेकिन ग्वालियर के महलों की प्रशंसा, ग्वालियर के महलों की क्या है, प्रशंसा की है। किसने की है? आपके बाबर ने की है। इसके अलावा ये क्या करता है कि हिंदुस्तान में 3 अभिशाप बताए इसने। हिंदुस्तान में बाबर ने क्या है, 3 अभिशाप बताए हैं। क्यों बताया इसने? क्योंकि इसका तो जो पाला ही था वो ऐसे क्षेत्रों से पड़ रहा था। कौन कौन से हैं? गर्मी एक तो, दूसरा है लू, और तीसरा अभिशाप क्या बताया दोस्तों? धूल। क्या बताया है? धूल। ये 3 अभिशाप बताए कि इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, इसने बताया। यहाँ पे लू चलती है, यहाँ पे धूल उड़ती है। अबे जब तू युद्ध राजस्थान में करेगा तो राजस्थान का तो ये गहना है। हमें तो गर्मी में रहने की आदत है, साथ में हमें तो सारे दिन गर्मियों में लू के थपेड़े झेलने होते हैं। और धूल उड़ना तो राजस्थान में क्या कहा जाता है, जब धूल उड़ता है तो गुलाल उड़ रहा है। तो ये बाबर ने हिंदुस्तान के 3 अभिशाप बताए हैं। अब देखिए ये जो कथा है इसका फारसी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया? तो फारसी अनुवाद, तुजुक-ए बाबरी का फारसी अनुवाद सबसे पहले जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया। सबसे पहले किसने किया? जैतुद्दीन ख्वाजा ने। जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया। इसके अलावा इसके बाद फारसी अनुवाद किसने किया? पायंदा खां। इसी की पुस्तक के फारसी अनुवाद हैं आपके पायंदा खान, जोना खान और अब्दुल रहीम खाने खाना, और अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने भी क्या है इसका फारसी में
अनुवाद किया बाबर की आत्मकथा का। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया वो हम देख लेते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कुछ समझाने की बातें तो है नहीं। अंग्रेजी अनुवाद जो था वो किया आपके लेंडेन ने, अर्स्टाइन ने और बेवरीज ने। बेवरीज और अर्स्टाइन, इन्होंने क्या है इसका इंग्लिश अनुवाद किया। अब ये हो गए बाबर की आत्मकथा के बारे में कुछ बातें, ठीक है। ये तो सीधे सीधे प्रश्न है जो हमें देखने ही पड़ेंगे, पढ़ने ही पड़ेंगे। फैक्ट है, ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि चगदई तुर्क भाषा में। अब बाबर ने एक नई तुर्की पद की शैली मुबैयान का इजाद किया था। क्या किया था? तुर्की पद की एक नई शैली है मुबैयान। क्या नाम है दोस्तों? मुबैयान। उसका क्या किया था? इजाद किया था। तो हम वो देख लेते हैं। तुर्की पद की नई शैली, ये बाबर ने इजाद की थी। दर फिकिये मुबैयान, क्या नाम है इसका? दर फिकिये मुबैयान। और इसको आप मुबैयान भी पूछता है प्रश्न, मुबैयान। इसका क्या किया था बाबर ने? इजाद किया था। इसके अलावा इसने फारसी भाषा में दीवान नामक काव्य संग्रह लिखा। काव्य संग्रह लिखा, ठीक है। किसने? आपके बाबर ने लिखा। इसके अलावा ये सूफी संत, नक्शबंदी सिलसिले के नक्शबंदी संत, मतलब जो सूफी संत होते हैं, सूफी सिलसिले होते हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, ठीक है, जौनपुरिया, इनमें से ये नक्शबंदी संत हैं जिनका नाम है ओबेदुल्ला अहरार। ओबेदुल्ला अहरार इनका क्या है? शिष्य था। ओबेदुल्ला अहरार का ये शिष्य था। और ओबेदुल्ला अहरार के पदों को इसी ने संकलित किया था। इनकी जो बातें थी, इनके पदों को किस नाम से? रिसाला-ए वालिदिया, रिसाला-ए वालिदिया नाम से क्या किया इसने? संग्रह किया, नाम से संकलित किया। इसके नाम से क्या है? इसने संकलित किया, संकलित किया। ये बातें हो गई बाबर के बारे में। अब बाबर जब मर रहा था तो बाबर ने मरते टाइम भी अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि एक अफगान है जिसका नाम है शेर खान, ये एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर व्यक्ति है, इससे बच के रहना। हुमायूं के हमेशा उस शेर खान से ही तू मैं यानी लड़ाइयाँ चलती रही और वही शेर खान एक सूर वंश का महान शासक बना, नाम था उसका शेरशाह सूरी। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाबर के बारे में मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल जानकारियां हैं जो भी आपके बहुत काम आएंगी। तो आप कोविड-19 का खतरा बढ़ रहा है, बचे रहना, घर पर रहना और रोज आराम से जो आपके सामने कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट की जो वीडियोस डेली आपके पास आ रही हैं उनको आप पढ़ते रहें। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इन्हें बार बार देखिए। धन्यवाद दोस्तों।